आप कोर्ट में जाते हैं, बातें करते हैं, आप टीवी डिबेट्स में भी होते हैं। ओवैसी साहब को हमने टीवी पे ही देखा है, ज़्यादातर वो कोर्ट में इन मैटर्स पे बोलते नहीं हैं। तो क्या रीज़न है उसका, एनी आइडिया? रीज़न ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं है। अगर आज वो कह रहे हैं कि आपने खुद ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी हाँ। कि भोशाला तो एएसआई प्रोटेक्ट ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, चल ही नहीं सकता था, गलत जजमेंट है। तो कोर्ट में क्यों नहीं आए? बैरिस्टर है ना, कोर्ट में आना चाहिए था ना बहस करने। किसने रोका था? इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर देते, कहते मैं भी इसमें बहस करूंगा, और जितने अपने तार्किक क्षमता है उसका कोर्ट में उपयोग करते। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है, वन साइड बोल के चले गए जी। किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। और मान लिया कि जो ये बोल रहे हैं जी बैरिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा कहिए ना कि सेक्शन 4(3)(a) का जवाब दें ओवैसी साहब, जिसमें लिखा हुआ है कि जो अगर कोई जगह एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है तो वहाँ पे सेक्शन 4 लागू नहीं होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। इस बात का जवाब ही नहीं है। तो एक वन साइडेड बोल के चले जाओ। अगर आप ये बोल के चले गए कि ज्ञानव्यापी में वो फव्वारा है, तो आपको कोई जांच कराने की कोई बात करे तो आपको बात ही नहीं करनी। संभल में आप बोल के चले गए, एक दिन कोर्ट में बहस नहीं की। संभल में सबसे ज्यादा उन्होंने डिबेट की कि विष्णु शंकर जैन ये हैं वो हैं, आपने आके बहस ही नहीं की कोर्ट में। और आज कोर्ट में बहस करते तो आपको पता चलता कि आपके तर्क कहाँ पे टिकते हैं। आज लोअर कोर्ट ने भी उनकी बात को खारिज किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी खारिज किया। तो है कहाँ पे बहस, कहाँ है उनकी? सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, सिर्फ और सिर्फ आए अपनी बातें बोली जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है, और चले गए, और वन साइडेड बात करके चले गए। पर तवज्जो उनको ज़्यादा दी जाती है क्योंकि भाई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बैरिस्टर है। पर कोई रिसर्च के आधार पर तो बताए ना, आपकी जो रिसर्च है वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आज मैं कोई बात गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे पकड़ लेंगे, विष्णु जी आपने बात कैसे बोली, यहाँ पे ये देखिए ये क्लॉज पढ़ी है। पर कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न नहीं पूछता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(3)(a) तो पढ़िए, ज्ञानव्यापी के केस में सेक्शन 4(1) तो पढ़िए। पर वो जो उन्होंने एक मतलब एक उनका जो एक प्रिविलेज उनको मिला हुआ है, ये ऐसा प्रिविलेज किसी भी आदमी को नहीं है। संभल में जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक खबर आई कि दुबई बेस्ड एक गैंगस्टर ने आपको मारने के लिए वहाँ पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये क्या केस था? आपकी जान को खतरा था क्या? नहीं, मुझे भी exactly अथॉरिटीज से पता चला। अच्छा। जो अथॉरिटीज़ में जो वहाँ पे डीएम और वहाँ के एसपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कोई शारिक साठा गैंग था जिन्होंने ऐसी योजना बनाई थी कि उन्हें एलिमिनेट करना है। तो हमें ये बात अथॉरिटी से पता चली। पर मुझे ये बात है कि जब 24 तारीख को हम वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया, और जो गाड़ियाँ थी उसको आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई। और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आना था, आना ही नहीं था बच के, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते। और जब एलिमिनेट हो जाते तब जो है सेक्युलरिज्म जो है अच्छे से स्थापित हो जाता। बच के आ गए, ये दिक्कत हो गई कि बच के कैसे आ गए, सर्वे करके बच के कैसे आ गए, ये प्रॉब्लम है। बच के नहीं आने चाहिए थे। जनरली देखा जाता है कि फादर जो होता है वो अपने सन को प्रोटेक्ट करता है कि भाई लफड़े में मत फंस। आप और आपके पापा एक ऐसी जोड़ी हैं फादर और सन की जो टेक्निकली ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आप जुड़ें, जिससे जान का खतरा बहुत है और रिस्क बहुत है, रिटर्न में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो नहीं, रिटर्न तो कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे विद इन द फैमिली कैसे मैनेज होता है कि भाई क्या नहीं, करना कोई है? लफड़ा नहीं है, जैसे आपने जो बात कही। नहीं, आई मीन यार तो थोड़ी मतलब बड़ी वैसे मुद्दे हैं। हाँ, जान तो को खतरा नहीं, है। अगर देखिए हम लोग तो बेसिकली पेशे से वकील हैं। हाँ तो अगर कहीं पे और इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, हाँ एक ऐसा होता है कि भाई हमारा इंटरेस्ट होता है कि हाँ जी हमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, हाँ और फिर फॉरेन टूर्स पे निकलना है, और एक इनकम जनरेट करनी है, वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है, और आराम से ज़िंदगी गुजारनी है। पर हमारा और हमारे पिताजी का जो मेन एम है वो अपनी माँ भारती की सेवा करना, अपनी धरा, अपनी राष्ट्रभूमि, अपनी मातृभूमि की सेवा करना, ये हमारा मेन एम है। और जो हमारे साथ इतिहास में अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो बर्बरताएं हुई हैं, क्रूअल्टी हुई हैं, उसके बारे में देखना, समझना, और उसको जब महसूस करते हैं तो उसके लिए हम बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। तो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज बहुत सारे क्रूसेडर्स हैं करप्शन के, तो वो उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं करप्शन को उजागर करने के लिए, वो इनबिल्ट क्रूसेडर्स हैं कि अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो उनका आवाज़ निकलती है। उनकी आवाज़ निकलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ इनजस्टिस हो रहा है वो अपनी आवाज़ निकालते हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, उस तरह से हम टेम्पल एक्टिविस्ट हैं। अगर हमारे देवी देवताओं के साथ
कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा होता है, कहीं कोई गलत हो रहा होता है, तो इन जनरल हमारी जो है उसमें आवाज़ उठती है और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है, वो सारे फैक्ट्स भी हमारे सामने आते हैं। तो ये हमारा और फादर साहब का कनेक्शन है। और इन सब में फिर जान की परवाह और ये सारी चीज़ें बहुत ही एक छोटी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो समझा और जितना पिछले 4-5 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया, मिला लोगों से मैं, तो इसमें अब पूरा समाज इन्वॉल्व हो गया है जी। इसमें सिर्फ हम नहीं हैं जी। तो अगर हमें भी एलिमिनेट किया जाएगा तो ये बात तो अब चलेगी। आज जो भोजशाला की विक्ट्री है और उसके बाद जो समाज ने वहाँ पे रिएक्शन दिया, रौनक जी, इसको ज़रा आप देखिए। 96 ईयर्स के बुजुर्ग वहाँ पे आरती कर रहे हैं माँ वाग देवी की, माँ सरस्वती की। उनको विष्णु शंकर जैन ने तो नहीं बोला था ना कि आप जाके वहाँ पे जाइए, या इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और माँ सरस्वती के लिए वहाँ पे बराबर जो दबी हुई एक आवाज़ थी वो आज उभर के सामने आई है। आज ये सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी चीज़ की लड़ाई की जिसके लिए समाज में कोई वो नहीं था, या बस ऐसी ऑर्डर कर, अच्छा मान लीजिए हमने कोर्ट से ऑर्डर कराया और कोई हिंदू समाज के व्यक्ति वहाँ पूजा करने ना जाए, हम तो यहाँ बैठे हैं जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हम तो धार में लोगों को कॉल देंगे नहीं कि आइए जी निकलिए पूजा करिए। ये वहाँ पे जो लोग इतने भारी मात्रा में पूजा करने जा रहे हैं, ये वो दबी हुई आवाज़ थी जो आज उभर के सामने आई है। राम मंदिर में जो इतने भक्त जा रहे हैं, ये कोई कह तो नहीं रहा है ना कि आइए जी, उल्टा ये कहा जाता है कि थोड़ा भीड़ हो रही है मत आइए। सही बात। तो ये लोगों के प्रति, अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपनी मूर्ति, अपनी अस्मिता के प्रति एक आस्था है। आस्था है। इस चीज़ को समझिए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हाल फिलहाल में ज्ञानव्यापी मंदिर दर्शन करने गया था जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया 1770 में। तो जब मैं वहाँ पे दर्शन करा था तो एक करीब 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए और मुझसे कहने लगे कि इसको जल्दी मुक्त करा दीजिए, और वो मुझे पकड़ के रोने लग गया। मैंने कहा कि सर आप इतने सीनियर हैं, आप ये काम मत करिए। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लोगों को, मतलब मैंने उनको बोला सर आप मेरे पैर मत छुइए, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने उल्टा उनके पैर छुए, पर आप ये सोचिए कितनी बड़ी, कितनी ज़्यादा लोगों के अंदर ये भावना है कि जल्द से जल्द हमारी आस्था के केंद्र मुक्त हों। ये सिर्फ विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन का विषय नहीं है, ये फादर सन का विषय नहीं है। पूरा समाज जागृत हो चुका है इस समय, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सारी जगह मुक्त होंगी, और यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि जी ज्ञानव्यापी मुक्त हो जाए तो हम वहाँ पे ट्रस्ट में हमें भी ट्रस्टी बना दिया जाए, या इसके तहत हम चंदा इकट्ठा कर लें और जी हम यहाँ से जाएं। हमारा लक्ष्य है अपने उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कि हमारे जितने आस्था अस्मिता के स्थल हैं जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे उसको हम मुक्त कराएं। जो आज संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारी पूरी सभ्यता के खिलाफ हैं उसको ख़त्म किया जाए। अगर आज टीपू सुल्तान और अकबर की फ़ोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठ पे है तो उसके बारे में हम सवाल पूछें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये टीपू सुल्तान की फ़ोटो कैसे लग सकती है, उस क्रूर अकबर की फ़ोटो कैसे लग सकती है। तो ऐसे प्रश्न पूछना और समाज को जागृत करना, जिसमें पूरे समाज की आवाज़ इतने सालों से कुचली गई, दबाई गई, आज वो हमारा विषय है।